हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बहुविकल्प के क्वेश्चन, अतिलघुतात्मक क्वेश्चन की चर्चा की थी। अब हम जो है बात करते हैं जो हमारे पाठ में लघुतात्मक प्रश्न है उनकी। हमारे पास में जो लघुतात्मक प्रश्न है वो पहला ये है कि संतुलित भोजन में कुपोषण से क्या तात्पर्य है। जैसा कि जब पाठ की शुरुआत हुई थी तभी हमने आपको पहले ही बताया था कि संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है और कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो संतुलित भोजन क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण करते हैं, उन्हें संतुलित भोजन कहते हैं। और जब लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति इन संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं करता है, इनमें उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को जो है कुपोषण हो जाता है। अर्थात हम जो यहाँ पर कुपोषण की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि लंबे समय तक जब पोषण में कोई भी एक या अधिक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उसमें हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण का जो प्रभाव है शारीरिक भी देखने को मिलता है और मानसिक भी देखने को मिलता है। और जो कुपोषण है मुख्य रूप से वह किसी भी तत्व का हो सकता है, वह विटामिन कुपोषण की भी हो सकता है, प्रोटीन कुपोषण भी हो सकता है और खनिज कुपोषण भी हो सकता है। तो प्रश्न में सिर्फ हमें पूछ रहा है कि कुपोषण से क्या तात्पर्य है, तो हमने बता दिया कि लंबे समय तक जब संतुलित भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनमें अगर शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है तो हम उन्हें कुपोषण कहते हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह कुपोषण मुख्यतः विटामिन के कारण भी हो सकता है, प्रोटीन के कारण भी हो सकता है और हमारे जो खनिज है उसके कारण भी हो सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पाठ में पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। प्रोटीन की कमी, देखिए जब भी प्रोटीन भी जो एक है महत्वपूर्ण घटक होता है संतुलित भोजन का, जिसको प्रचुर मात्रा में लेना बहुत ही अति आवश्यक है। जो प्रोटीन होता है इसको क्या करता है, जैसे बच्चा होता है तो शिशु जब जन्म लेता है उसको दूध की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन अगर वह दूध की मात्रा को ज़्यादा नहीं ले पाता है तो उससे जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है और जिससे कई प्रकार के रोग उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का। तो हमें जानना है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन की कमी से दो रोगों की चर्चा की गई है। प्रोटीन की कमी के कारण से एक होता है क्वाशियोरकोर रोग और एक होता है मेरस्मस रोग। हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा कि प्रोटीन की कमी के कारण से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर रोग और मेरस्मस रोग। पहले हम क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण लिखते हैं। क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण में हम क्या लिखेंगे कि क्वाशियोरकोर जो रोग है प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। इससे बच्चे का पेट फूलता है, भूख कम लगती है, बच्चे का जो स्वभाव वो चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा उसकी पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर के फटने लगती है। ये होते हैं क्वाशियोरकोर के लक्षण। बात करें मेरस्मस की, तो मेरस्मस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। लक्षण में शरीर जो सूख करके दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर दस जाती हैं। प्रश्न था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो प्रोटीन से दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। क्या प्रभाव पड़ता है, क्वाशियोरकोर जो रोग है बच्चे का पेट फुला देता है, स्वभाव चिड़चिड़ा कर देता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर के फटने लगती है। मेरस्मस रोग जो रोग है बच्चे का जो शरीर है वो दुर्बल कर देता है, उसकी आंखें जो है कांतिहीन हो जाती हैं, अंदर धंस जाती हैं। ये होता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर प्रभाव। अगला जो हमारे पास में है वो है पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसा कि आपको पाठ में पढ़ाया गया था कि जल जो है कैसा होना चाहिए, तो देखो एक अगर हम आम भाषा में भी बात करें कि जल कैसा होना चाहिए, देखो जब भी हम जल पीते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें कोई वनस्पति कण तो नहीं है या उसमें कोई भी सूक्ष्म कण तो उपस्थित नहीं है, यही देखते हैं। तो पहली बात करें पीने योग्य जल के गुण में, तो पहला पॉइंट यही आता है हमारे पास में कि जल में आंखों से दिखने वाला कोई भी वनस्पति कण नहीं होना चाहिए, वह जल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जल में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तो हम उस जल का सेवन नहीं करते हैं, वो जल पीने योग्य नहीं होता है। जल का जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वह भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ना एसिडिक में होनी चाहिए ना बेसिक में होनी चाहिए। जल का जो पीएच है बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी पर्याप्त
मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पीने योग्य जल की, तो पीने योग्य जल में हमारे पास में पहला गुण क्या आता है कि आंखों से दिखने वाला कोई भी वनस्पति कण नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी उपस्थित सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल का जो पीएच है वो संतुलित होना चाहिए और जो जल है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो घुली हुई होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि दूषित जल के दुष्प्रभाव। देखिए जैसे हमने पीने योग्य जल की अभी चर्चा की थी, अगर हम गंदा जल पी लेते हैं, उसका सेवन कर लेते हैं तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए जब भी पानी कोई दूषित होता है और उसको हम पी लेते हैं तो सीधी सी बात है कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। पहला, दूषित जल से होने वाली बीमारियां जो हैं पानी में रहने वाले जो रोग कारक है सूक्ष्म जीवों के कारण से होती है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल सही है। पानी में पाए जाने वाले जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, प्रोटोजोआ है, कृमि हैं, जो बहुत ही घातक होते हैं, जिनकी वजह से मानव में हैजा, पेचिस आदि बीमारियों का शिकार बन जाता है। दूषित जल के दुष्प्रभाव में पहला क्या आया कि दूषित जल के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा, दूषित जल जो होता है उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है जो कि मानव स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तीसरा, दूषित जो जल होता है उसमें उपस्थित विषाणु, जीवाणु, जो प्रोटोजोआ हैं वह कई प्रकार की बीमारियों में हमें हैजा, पेचिस आदि बीमारियों का शिकार कर देते हैं दूषित जल के सेवन से। इसलिए कम से कम लगभग 8 से 10 गिलास जो पानी है उसको डेली पीना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है कि शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन पानी पीना चाहिए उबाल करके, छान करके, उसका फिल्ट्रेशन करके, जिससे कि जो जल है शुद्ध हो जाए, वो दूषित ना रहे। अफीम के दूध में कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, जो अफीम है वह कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। जो अफीम है, जो इसका पादप होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर जो सोमनिफेरम है, इस पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से क्या बनता है? अफीम बनता है। अफीम के दूध में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो सबसे पहले हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो अफीम है पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। जैसा कि हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था पार्ट में, और हम यहाँ पर दोबारा से इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं कि अफीम जो है पादप है पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है, और इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जो कि मुख्य है उसमें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपर और सोमनिफेरम। इसमें से मॉर्फिन और जो कोडीन है उसका उपयोग है दर्द निवारक दवा बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि तंबाकू में होने वाली हानियाँ। जैसे कि हमने नशीले पदार्थों में एक रूप देखा था तंबाकू का, उसमें हमने अध्ययन किया था कि तंबाकू जो है मुंह का, जीभ का, गले का कैंसर का खतरा बन जाता है। तो यहाँ पर पहला क्या है, नुकसान पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि तंबाकू के जो निरंतर संपर्क में आता है उससे मुंह का, जीभ का, गले में, फेफड़ों में आदि का कैंसर हो जाता है, हो सकता है। तंबाकू में जो उपस्थित निकोटीन जो होता है धमनियों की दीवारों को मोटा करता है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू का सेवन कर रही है तो उनका जो शिशु है भ्रूण विकास है उसकी गति भी मंद पड़ जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट करता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी, आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे रिकॉल कर दिया जाता है कि तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले आदि का कैंसर होता है। तंबाकू में उपस्थित जो हमारे सिगरेट पी रहे हैं उसमें उपस्थित कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है, आरबीसी को नष्ट कर देती है, जिससे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या था, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली कणिका को ही नष्ट कर दिया इसने, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। जो इसकी परिवहन क्षमता है वो क्या करता है, इसको घटा देता है। और गर्भवती महिला यदि तंबाकू का सेवन कर रही हैं तो जो उनका शिशु है भ्रूण में, या जो उनका भ्रूण है उसके विकास की गति क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। इसी के साथ हमारा जो ये प्रश्न पूरा होता है। हमारे पास में जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। देखिए आपको सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम आते ही याद आ गया होगा कि ये जो रोग है मुख्यतः किसके कारण से होता है, गुटका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गुटके का सबम्यूकस रोग के लक्षण व कारण। तो सबसे पहले जो हम हैं यहाँ क्या लिखेंगे, रोग का कारण। तो रोग का कारण में हम क्या लिखेंगे,
गुटखे का सेवन, गुटखे का सेवन, इन नशीले पदार्थों में गुटखे का सेवन करने से हमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। इसके बाद हमें ये पूछा है इसके लक्षण क्या है, तो हम लक्षण में क्या लिखेंगे कि गुटखे का नियंत्रण संपर्क में आने से, नियंत्रण सेवन करने से जो जबड़े की जो मांसपेशियां वो कठोर हो जाती है, जबड़ा जो हमारा ठीक से नहीं खुल पाता है। लक्षण क्या हो गए कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है, ये होते हैं इसके लक्षण। अब बात करते हैं इसके उपचार की, तो सीधी सी बात है नशीले पदार्थों का सेवन करना ही छोड़ दें। प्रश्न में सिर्फ हमें लक्षण और कारण पूछ रहा है, जो कि हमने बता दिया। रोग का कारण तो होता है गुटखे का सेवन, नशीला पदार्थ जो है इससे मुख्यतः सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है, जिसमें लक्षण मुख्यतः हमें देखने को ये मिलता है कि जो मुंह है उसमें जो जबड़ा है उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और वो जो जबड़ा है वह ठीक से नहीं खुल पाता है। इसी के साथ जो हमारे हैं लघुतात्मक प्रश्न पूरे होते हैं और जो निबंधात्मक प्रश्न है उसकी जो चर्चा आने वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।